दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला इलेक्शन फाइनली खत्म हो गया है और ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं। जहां दूसरे देशों के इलेक्शन 7-10 दिन में निपट जाते हैं, यहाँ रिजल्ट डिक्लेरेशन के भी 2.5 महीने बाद प्रेसिडेंट बनते हैं। मैं बात कर रही हूँ यूएस के सिस्टम इलेक्टोरल कॉलेज की। बट ये वीडियो ट्रंप के बारे में नहीं है, बिकॉज वी कांट कीप अप गाइज। एवरी सेकेंड डे ही हैज समथिंग न्यू टू से। पर देखो 4 साल रौनक तो लगा के रखेगा ये आदमी। बट दिस वीडियो इज अबाउट द रूट ऑफ एवरीथिंग, जो कि है उनका सिस्टम। और ये सबसे लंबा ही नहीं, सबसे कंट्रोवर्शियल भी है। मेजॉरिटी अमेरिकन्स खुद इस सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। वर्ल्ड की मीडिया भी इसमें कुछ सेंस बनाती रहती है और पॉलिटिशियंस को भी कुछ ये सिस्टम खास पसंद नहीं है। ये सिंपल सिस्टम नहीं है जिसको आप ज़्यादा वोट दोगे वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। ऐसे तो हिलरी क्लिंटन को 2016 के इलेक्शन में ट्रंप से 28 लाख ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बनी। No! इसी फैक्ट से इंट्रीग होके मैंने इस सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू किया। मेरी पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी कम्प्लीटली फैक्ट बेस्ड होगी और मैं कोशिश करूंगी कि कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स के यूज किए बिना मैं आपको सिंपली समझा पाऊँ। हम इस बुक का एक्सटेंसिव यूज करेंगे, जो एक पुलिट्जर प्राइज नॉमिनेटेड ऑथर की है और बहुत हाईली रेटेड है। So we can trust this guy. हम इस वीडियो में समझेंगे मेनली 4 चीज़ें। ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, सेकेंडली इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं जो इसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाती हैं, थर्डली इस सिस्टम को अडॉप्ट करने के क्या रीजंस रहे थे 300 साल पहले, एंड लास्ट अगर इतनी दिक्कत है इस सिस्टम से तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाके इसको चेंज क्यों नहीं करते। आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स क्लियर कर लेते हैं जो बार बार आएंगी। इलेक्टोरल कॉलेज एक जूरी ऑफ इलेक्टर्स या डेलीगेट्स को बोला जाता है, जो जनरल पब्लिक की विल के हिसाब से वोट करती है। टोटल स्टेट्स 50 है, जिसमें टोटल मिलाकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं 438, सेनेट के हैं 2 फिक्स्ड मेंबर्स यानी 100 मेंबर्स। ऐसे दोनों हाउसेस के टोटल हुए 538 मेंबर्स। अब इसमें से हर एक स्टेट को कुछ इलेक्टोरल वोट्स भी दिए गए हैं, जो दोनों हाउसेस के रिप्रेजेंटेशन के इक्वल हैं। ऐसे टोटल इलेक्टोरल वोट्स मिनिमम 270 चाहिए होते हैं टू विन प्रेसिडेंसी। फर्स्ट मंडे ऑफ नवंबर को इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। टीवी में कुछ ऐसा दिखता है वोट काउंटिंग के बाद। जो इसमें नहीं दिखता वो है इलेक्टर्स। जो प्रोसेस दिखता है, लोगों ने वोट किया, वोट काउंट हुए, फिर प्रेसिडेंट डिसाइड हुआ, वो एक्चुअली 2 स्टेप वोटिंग प्रोसेस है। इलेक्टर्स एक सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग करते हैं 1 महीने बाद, दिसंबर में। वो वोट्स भी काउंट होते हैं और फिर प्रेसिडेंट डिसाइड होता है। ये इलेक्टर्स हैं कौन? ये इलेक्टर्स दोनों पार्टी के एक्टिव मेंबर्स होते हैं और ये वेट करते हैं जब तक फर्स्ट स्टेप ऑफ वोटिंग कंप्लीट नहीं होती। स्टेप ऑफ वोटिंग के बाद जो पार्टी पॉपुलर वोट या ज़्यादा वोट शेयर लेके आती है, उसी पार्टी के सारे इलेक्टर्स को वोट करने को मिलता है 1 महीने बाद। जैसे टेक्सास सेनेट और हाउस मिला के इन्हें 40 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, तो इन्हें 40 सीट्स मान लो। फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग के बाद अगर रिपब्लिकन पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिले तो इसी पार्टी के इलेक्टर्स को वोट करने को मिलेगा। क्योंकि ये सारे 40 लोग एक ही पार्टी को वोट करेंगे, इसीलिए इसे विनर टेक ऑल सिस्टम भी कहा जाता है। ये मान लो पोकर की गेम जैसा होता है। ऐसे सारे इलेक्टोरल वोट्स को टोटल करके जो कैंडिडेट 270 ले आता है वो ही प्रेसिडेंट बनता है। फिर सवाल उठता है कि सेकेंड लेयर ऑफ वोटिंग कराई क्यों? जब फर्स्ट स्टेप में पता चल गया था कि रिपब्लिकन पार्टी जीती है, तो 40 इलेक्टोरल वोट्स क्यों डलवाए? एंड यू आर राइट इन सेइंग दैट इलेक्टर्स का रोल काफ़ी सुपरफिशियल होता है और यही रीज़न है कि वहाँ इलेक्शंस 2.5 महीने खिंचते हैं, जबकि दूसरे देशों में 7-10 दिन में निपट जाते हैं। इसका एक हिस्टोरिकल रीज़न भी है, बट उस पर हम बाद में आएंगे। अभी के लिए हमने सिस्टम समझ लिया, अब इसकी प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि कैसे एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वोटिंग टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करती है। अब हम बात करते हैं इलेक्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द स्टेट्स के। जैसे टेक्सास के 40 इलेक्टोरल वोट्स थे, बाकी स्टेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी दिखती है। बट क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है? नॉट सो मच। यूएस की पॉपुलेशन 331 मिलियन है, इलेक्टोरल वोट्स 538। आइडियली अगर पॉपुलेशन के बेसिस पर इक्वली वोट डिसाइड होते तो 1 मिलियन पॉपुलेशन के पीछे 1.6 इलेक्टोरल वोट्स मिलते। अब देखते हैं स्टेट्स को। वायोमिंग, जो वहाँ की एक स्मॉल स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन है 5,76,000, इलेक्टोरल वोट्स
3। अगर इसी डिस्ट्रीब्यूशन से देखते तो आइडियली सिर्फ एक इलेक्टोरल वोट होता। सिमिलरली कैलिफोर्निया एक लार्ज स्टेट है, वहाँ की पॉपुलेशन है 39 मिलियन, इलेक्टोरल वोट्स 54। अगर ये इक्वली डिवाइड होते तो 60+ इलेक्टोरल वोट्स मिलते। अगर पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेयर तो नहीं है। ये इसलिए भी हुआ क्योंकि 2 सेनेट की फिक्स सीट्स हर स्टेट को दे दी गई इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज। ये चार्ट कंपेयर करता है हर स्टेट की इलेक्टोरल पावर को, यानी पॉपुलेशन पर इलेक्टोरल वोट। कुछ स्टेट्स क्लियरली इस लाइन के ऊपर डिसएडवांटेज में हैं और लाइन के नीचे एडवांटेज पर। ऑल्दो ये किया इसलिए गया था कि स्मॉल स्टेट्स के पास भी रिप्रेजेंटेशन हो और पॉलिटिकल पावर हो, बट एक कोर प्रॉब्लम खड़ी हो गई दैट एवरी वोट डजंट काउंट इक्वल, विच इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। स्मॉल स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन देने का पर्पस भी समझ आता है, बट द डेटा शोज इलेक्शंस जीतने के लिए पॉलिटिशियंस का फोकस तो सिर्फ उन स्टेट्स पर होता है जहाँ इलेक्शंस का एक्शन हो, यानी स्विंग स्टेट्स। यहाँ पर पार्टीज का विनिंग मार्जिन काफ़ी कम होता है और दूसरी स्टेट्स प्रिडिक्टेबली या तो रेड है या ब्लू, वहाँ फोकस करके इलेक्शन रिजल्ट्स ज़्यादा चेंज नहीं होते। तो दैट वाज ऑल अबाउट द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन। रिमेंबर हमने बात की थी इलेक्टर्स की सुपरफिशियल रोल की। वो उसी पार्टी को वोट देंगी जो स्टेट में पॉपुलर वोट जीतेगी। वेल टेक्निकली वो अपोजिट पार्टी को भी वोट दे सकते हैं। दे आर नॉट लीगली बाउंड टू वोट द सेम वे। ऐसे इलेक्टर्स को फेथलेस इलेक्टर्स भी बोलते हैं, एज द नेम सजेस्ट्स। अमेरिकन हिस्ट्री में टोटल 167 टाइम्स ऐसा हुआ है कि उन्होंने ऑपोजिट कैंडिडेट को वोट डाल दिया हो, और 2016 में ही ऐसा 10 बार हुआ था। ऑल्दो इससे अभी तक इलेक्शन रिजल्ट्स तो चेंज नहीं हुए, बट ये प्रॉब्लम में तो काउंट होता है फीचर, एंड इट वॉज नॉट अ बग। तो अब तक ये तो समझ में आ चुका होगा कि ये सिस्टम कैसे अपने डीमेरिट्स प्रेजेंट करता है। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि 300 साल पहले फाउंडिंग फादर्स के दिमाग में चल क्या रहा था अडॉप्ट करते टाइम। ऑब्वियसली फाउंडर्स को आइडिया नहीं था कि ये सिस्टम इतना कंट्रोवर्शियल होगा, एंड लाइक एनी अदर यंग नेशन उन्हें भी यही लगता था कि ये सिस्टम इवॉल्व करेगा ओवर इलेक्शन साइकिल्स। बट उनको ये आइडिया नहीं था कि ये कैसे मैनिपुलेट होगा, विच बेग्स द क्वेश्चन कि फाउंडर्स ने प्रॉब्लम के बारे में सोचा नहीं, लैक ऑफ फोरसाइट, या सोचा तो ठीक था एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बट इससे पहले तो उनको ये सॉल्व करना था कि कोई सिस्टम अप्रूव तो हो। 1776 में अमेरिका की इंडिपेंडेंस के बाद 13 स्टेट्स ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट हुई। फाउंडर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि स्टेट्स की फ्रीडम को मेंटेन होने दें, ताकि कोई भी नई गवर्नमेंट आके वहाँ नया राजा ना बन जाए। तो इनको साथ लेकर चलना था। ये उनकी पॉलिसी में आज भी दिखता है। हर स्टेट को अपने लॉज, चाहे वो गन कंट्रोल हो या अबॉर्शन हो, बनाने का मौका दिया जाता है। डिबेटेबल बट ट्रू। एनीवेज, इन 13 स्टेट्स में आपस में बहुत डिस्ट्रेस था। बेसिकली वो 2 गुट में बट गए थे, नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स। सदर्न स्टेट्स एग्रेरियन थी या खेती बाड़ी करती थी, जहाँ स्लेवरी बहुत कॉमन थी। एज मच एज 40% पॉपुलेशन सिर्फ स्लेव्स की थी। जब पॉपुलेशन के बेसिस पे इलेक्टोरल वोट्स देने की बात आई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, जैसे मैंने बताया था, तो ये स्टेट्स को डर लगा क्योंकि वाइट वोटिंग पॉपुलेशन नॉर्दर्न स्टेट से कम है, तो वो कोई अग्रीमेंट पे ही नहीं आ पा रहे थे 2 महीने की डिबेट के बाद। अल्टीमेटली सॉल्यूशन ये आया कि फॉर एवरी स्लेव 3/5 ऑफ अ वोट काउंट हो एंड फॉर एवरी वाइट मैन 1 वोट। इस तरह सदर्न स्टेट्स को डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिला, जो आज भी चल रहा है। जेम्स मैडिसन, जो वहाँ के 4th प्रेसिडेंट थे और कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर थे, उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि इस डिस्ट्रस्ट के बाद कोई भी सिस्टम अप्रूव हो गया वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ आंसर होता है, दे हैड नो अदर ऑप्शन। बट यूएस की हिस्ट्री में सॉल्यूशन काफ़ी शॉर्ट लिव्ड था, क्योंकि जब स्लेवरी अबॉलिश होने की बात शुरू हुई तो ये सदर्न स्टेट्स फिर नॉर्दर्न स्टेट से झगड़ पड़ी एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी के मामले में।
ये सिविल वॉर ऑलमोस्ट 4 साल चली। इंटरेस्टिंगली जेम्स मैडिसन के सेम लेटर में उन्होंने इस सिविल वॉर की प्रिडिक्शन भी की थी। कमिंग टू इलेक्टर्स का अनफेथफुल होने वाला प्रॉब्लम, इसको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? द बुक आंसर्स दिस। ओरिजिनली इलेक्टर्स पार्टी से इंडिपेंडेंट, पॉलिटिकली अवेयर, थिंकिंग पीपल थे हु कुड ओवरसी कि कौन कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, और फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग को रिवर्स करने की भी पावर दी गई इलेक्टर्स को। सो इलेक्टर का फेथलेस होना वॉज एन इंटेंटेड फीचर, नॉट अ बग, बिकॉज रिमेंबर दिस was late 1700s with limited communication channels and limited knowledge of electoral process. इसीलिए इलेक्टर्स को इंस्टीट्यूट किया गया था। बट जैसे जैसे इलेक्शंस हुए यूएस में, इन पर भी पॉलिटिक्स खेल ली गई, जो फाउंडिंग फादर्स इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। हर स्टेट को अपनी पावर दी गई डिसाइड करने के लिए कि इलेक्टर्स सिलेक्ट कैसे होंगे। सेम पार्टी एक स्टेट में एक मेथड सजेस्ट करती थी और दूसरी स्टेट में दूसरा मेथड, ताकि इस गेम में उनके फील्डेड कैंडिडेट का बेस्ट चांस हो विनिंग का। धीरे धीरे इलेक्टर्स ने अपने वोट्स पहले से प्लेज करने शुरू करे। सो द बुक कंक्लूड्स दे वर यूजलेस एट बेस्ट। सो आंसर टू दैट प्रीवियस क्वेश्चन वाज इट वाज रॉन्ग एग्जीक्यूशन। समय के साथ साथ इंसान के सोचने का तरीका बदला भी तो जा सकता है। तो ये थी स्टोरी इलेक्टोरल कॉलेज की। ये फाउंडर्स का भी फर्स्ट चॉइस नहीं था, बल्कि एक कॉम्प्रोमाइज़ था सारी स्टेट्स को अग्री करवाने के लिए। ये चेंज नहीं हो पाया ओवर द इयर्स बिकॉज फर्स्ट 100 ईयर्स निकल गए इंटरनल क्राइसिस से डील करने में, जैसे स्लेवरी एबॉलिशमेंट, मिसट्रस्ट बिटवीन पार्टीज, और उसके नेक्स्ट 100 ईयर्स चले गए एक्सटर्नल क्राइसिस से डील करने में, जैसे वर्ल्ड वॉर्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तभी इस पे फोकस आ पाया कि इस सिस्टम को चेंज किया जाए। साथ ही साथ इकोनॉमी ने भी बाउंस बैक किया। इनफैक्ट 1960s में इट केम द क्लोजेस्ट। दोनों हाउसेस से पास भी हुआ, लेकिन थर्ड स्टेप में जहाँ स्टेट्स को रैटिफाई करना था वहाँ फिर रह गया। अब तक 10% प्रपोजल्स फॉर अमेंडमेंट्स हैव जस्ट बीन फॉर चेंजिंग दिस सिस्टम एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग वो क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ स्मॉल स्टेट्स। और सिस्टम को चेंज करना भी कौन चाहेगा? पॉलिटिशियंस, उनका तो खुद का व्यू चेंज हो जाता है ओवर टाइम। हम जो इमेज देखते हैं अमेरिका की, वो देखते हैं थ्रू पॉप कल्चर और हॉलीवुड हॉलीवुड में रहते हैं आप, जो सारे अमेरिकन एक्टर्स रहते हैं ना। बट अप क्लोज कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे बेहतर बनाना पड़ता है। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। लीव योर कमेंट्स बिलो। बाय बाय।